के कुल्हाड़ी गांव में इनका जन्म हुआ और इन्होंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो शोषितों और वंचितों की स्थिति थी, इसको देखते हुए इन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना शुरू किए। और जब लड़ाई इन्होंने लड़ रहे थे तो उस समय जो शोषितों की स्थिति थी उसके अनुसार वो नारा दिए थे कि दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको चाहिए इज्जत रोटी। और उस तर्ज पर उन्होंने कहा था कि जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना गणराज नहीं, जनराज नहीं। तो ये स्थितियां थी लोगों को, लोग गोलबंद हुए, जगदेव बाबू को साथ दिए और जगदेव बाबू यहाँ शोषित समाज दल के मुख्यमंत्री भी बीपी मंडल साहब को बनाए। और बीपी मंडल के नेतृत्व में 27% जो आरक्षण की बात थी, मंडल कमीशन का भी गठन उन्होंने ही किया था। और आज जो स्थिति चल रही है कि जो जगदेव बाबू के हत्यारे थे, किस तरह से उनको उस समय हत्या किया, उस पर भी मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ। जब जगदेव बाबू 90% के गोलबंदी करके अपना हक हुकूमत में एक नारा भी दिए थे, 100 में शोषित। उन्होंने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो उस समय के जो शोषक लोग थे उनको किस तरह से प्रताड़ित किया वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। जब वो जगदेव बाबू 90% के गोलबंदी करके बिहार की धरती पर अपना जब शोषित का सरकार बनाए, शोषितों के पक्ष में काम करना शुरू किए, पूरे बिहार में बिजली का खंभा लगवा दिए, पूरे बिहार के लोगों को लगा कि नहीं अब नया सवेरा आने वाला है, समतामूलक समाज की स्थापना जब होने वाला है। शोषित घबरा गया और शोषित का उस समय जो था, शोषकों का सरकार केंद्र में था, केंद्र से उनको बुलाया गया। केंद्र में जब वो गए तो उनको उप प्रधानमंत्री का ऑफर मिला। उन्होंने कहा कि हमें उप प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हम गूंगा और बहरा का आवाज़ हैं, कुर्सी आप खाली कीजिए, हम आएंगे, जनता के द्वारा हम आएंगे। तब उनको किस तरह से साजिश के तहत इमरजेंसी लगा करके, जब यहाँ उनकी लड़ाई चल रही थी, आंदोलन चल रही थी, तो इमरजेंसी के दौरान ही कुर्था के जो ब्लॉक है, ब्लॉक परिसर में वो सभा में बैठे हुए थे और बैठे हुए सभा में ही उनको प्रधानमंत्री के इशारा से उनकी हत्या हो गई। और हत्या के बाद भी वो नहीं मरे। वो जब गोली लगने के बाद वो पानी मांग रहे थे तो किस तरह से शोषकों ने उनको पानी के जगह पर पेशाब पिलाया और पेशाब पिला करके उनको करेजा पर चढ़ करके बूट से पूरा दबा करके उनको किस तरह से हत्या निर्मम किया, ये कहने में भी समझिए कि रोंगटा खड़ा हो जाता है। फिर भी उन्होंने अंतिम दम तक शोषकों से लड़ते हुए उन्होंने अपना प्राण त्यागा और उसके बाद शोषकों ने उनका लाश छिपा दिया था। और उस लाश को हम लोगों को अपना कब्जे में लेने के लिए उस समय राम लखन बाबू नेता थे बैकवर्डों के, उन्होंने राज्यपाल को घेराव किया और राज्यपाल के जब घेराव किया तब उनका लाश मिला। तो ये हालत है शोषक और शोषित के बीच में। आप सोच सकते हैं कि संविधान रहते हुए तो आज ये हालात है कि जब संविधान के तहत जगदेव बाबू के जाने के बाद बिहार के धरती पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जब आए और इन्होंने जब जगदेव बाबू के तर्ज पर चरवाहा विद्यालय की बात कही, वो चरवाहा विद्यालय यहाँ नहीं बन पाया। और आज जो ईवीएम पूरे देश में जो वोट का मेरा पावर मिला संविधान के तहत, जो संविधान के देने के लिए हमारे बाबा साहब ने अपने पूरे परिवार को कुर्बानी दे दिए और तब जाकर के संविधान बना। कितने महापुरुषों के संघर्ष के बाद वो संविधान में सबसे बड़ा अधिकार वो मत का अधिकार था। और यदि मत का अधिकार नहीं होता तो जगदेव बाबू जैसे लोगों को अधिकार के लिए नहीं जगा पाते, नहीं गोलबंद कर पाते, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जैसे मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो ये हालात जो भी देश की चल रही है, इसमें शोषक और शोषित की लड़ाई अब आर पार की आ गई है। अब आप लोगों को ही समझना पड़ेगा कि एक समय था कि हमारी महिलाओं को अर्धनग्न में रहने के लिए जब मजबूर किया जाता था, वैसे समय में हमें संविधान के तहत सारी महिलाओं के साथ साथ सारे लोगों को जज पक्का पावर मताधिकार से मिल गया। और आज वर्तमान में हमारी महिलाओं को मणिपुर जैसे कंट्री में देखिए कि नंगे घुमाया जा रहा है, नंगे रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसीलिए इस संविधान को बचाने के लिए जो पहले वाला मार खाएगा दूसरा वाला नहीं, उन्होंने नारा दिया था कि एक पीढ़ी मारा जाएगा,
दूसरी पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरी पीढ़ी राज करेगा। तो आज वर्तमान में देख लीजिए कि एक पीढ़ी जगदेव बाबू मारे गए, दूसरी पीढ़ी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जेल गए और तीसरी पीढ़ी अब आप लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी जी राज करने की स्थिति में आ गए हैं। तो लड़ाई संविधान बचाने की हो गई, देश बचाने की चल रही है, समाज बचाने की चल रही है, आर पार की है।